हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, या तो एमएससी कंप्लीट हो गया है, इन शॉर्ट आप 12th करके किसी भी फैक्टर्स में किसी भी सिलेबस पढ़ते हो, तो वहां पे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आना चाहिए। क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई भी एग्जाम होगी ना, कोई भी एग्जाम उठा लेना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन होगा ही होगा। और सिंपल होता है, कुछ इतना भी टफ नहीं होता है। सिंपल वैसे होता नहीं, लेकिन हम सिंपल करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए। क्लियर। तो आज आपको टाइटल लगाना है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। थोड़ा बहुत एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेते हैं। और दूसरी बात बता दूं भैया, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन में लॉगिन करना कैसे है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वो अच्छे से देख लेना। और सारी इन शॉर्ट्स टोटली इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, तो आपको वो वीडियो बाद में देख लेना है। क्लियर। अभी टाइटल लगा दीजिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो टाइटल लगा दीजिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या नाम होता है? फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। लिखिए, पूरा नाम लिख लीजिए इसका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। एनएमआर यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस है। चलो यहां पे भैया पहले ही इसका रीजन, एनएमआर का रीजन क्या होता है? अरे पता है, यूवी, आईआर, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के रीजन अलग अलग होते हैं। इसका रीजन होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी रीजन है। आईआर में आईआर का रीजन है। एनएमआर में रेडियो वेव रीजन है। कौन सा है? रेडियो वेव, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। एनएमआर में रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी यूज होती है, उसका रीजन रेडियो वेव है। क्लियर। अब यहाँ पे एक पहले हम चार्ट लिख लेते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल एनएमआर एक्टिव, वो पता होना चाहिए ना। इस आपको पता है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, वो दोनों तो एनएमआर एक्टिव है, वो दोनों एनएमआर एक्टिव है और एनएमआर में पीक देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं। हम यहाँ पे अभी लिस्ट लिखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल एनएमआर एक्टिव है और कौन से एनएमआर इनएक्टिव है, कौन से ब्रॉड रेंज में आते हैं। ये नॉलेज होने के लिए जरूरी है, आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई कैन गिव एनएमआर स्पेक्ट्रा, कैन गिव एनएमआर स्पेक्ट्रा। भैया यदि आप बीएससी में हो ना, आपको एनएमआर के सिग्नल फाइंड करना नहीं आता या एनएमआर में दिक्कत हो रही है ना, ये देखिएगा बहुत ही इससे इन शॉर्ट आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। एक बार मैं बता दूं, यदि आपने ये पूरा एनएमआर का सिग्नल अच्छा से लेक्चर देख लिया है ना, और जितने भी मैंने एग्जांपल करवाए ना, उस करने के बाद आपकी बुक में कोई भी एग्जाम्पल होगा, आपके मटेरियल में कोई भी एग्जाम्पल होगा, आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर। चलो कौन से मॉलिक्यूल एनएमआर एक्टिव है भैया? तो यहां पे लिखिए उसका आंसर, न्यूक्लियाई, उसका आंसर लिख लीजिए। न्यूक्लियाई कैन गिव एनएमआर स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियाई कैन गिव एनएमआर स्पेक्ट्रा which has nuclear spin, which has nuclear spin, जिसे हम I बोलते हैं, is greater than to 0। न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, इन शॉर्ट 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू I की वैल्यू 0 से ज्यादा है, वो सारे एनएमआर एक्टिव हो जाएंगे। यदि एनएमआर इनएक्टिव है तो कौन है? जिसकी I की वैल्यू 0 है, वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर। देखते हैं, उसकी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। चल इधर देख, इधर देखो, न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन, फिर न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू देखते हैं, फिर यहां पे लिखो एटॉमिक मास
फिर एटॉमिक नंबर और लास्ट में यहां पे एग्जांपल। देखो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ये दोनों में दो प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं फर्स्ट वन, यहां पे ध्यान रखना भैया, फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, आराम से समझो। एटॉमिक मास मान लीजिए इवन नंबर है। क्या है? एटॉमिक मास इवन नंबर है, जिसका एटॉमिक मास इवन होगा या तो ओड, कोई भी चलेगा। चलो एटॉमिक मास इवन, पहली प्रोबेबिलिटी लेते हैं, जिसका एटॉमिक मास क्या है? इवन है या तो ओड है, कोई भी चलेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर ओड ही चाहिए। क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर ओड ही चाहिए। ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी ना, उसके लिए न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू हाफ इंटीजर होगी। हाफ इंटीजर, हाफ इंटीजर में कौन से आते हैं? 1/2, 3/2, 5/2, 5/2, 7/2, ये सारे के सारे जितने भी प्रोबेबल है, सारे के सारे वो NMR आई की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। क्लियर? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। पहले तो यहाँ बेसिक चार्ट लिखते हैं। जब जिसकी NMR स्पिन की न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू हाफ इंटीजर है, जिसका एटॉमिक नंबर इवन, जिस एटॉमिक मास इवन या तो ओड है, जिसका एटॉमिक नंबर ओड है, वो सारे यानी कि कौन से? 1H। देखो एटॉमिक नंबर क्या है? ओड है, एटॉमिक मास ओड है। फिर बात करते हैं 5B11। देखो एटॉमिक नंबर, अरे इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना, कोई भी एलिमेंट है यहां पे जो लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, एटम पे ऊपर जो लिखा है वो एटॉमिक मास होगा। तो यहां पे एटॉमिक नंबर क्या है? ओड है, एटॉमिक नंबर भी, अरे एटॉमिक मास भी ओड है। फिर बात करते हैं कार्बन की। 6 क्या है? एटॉमिक नंबर इसका क्या आ गया भैया? एटॉमिक नंबर इवन है, इसका एटॉमिक नंबर इवन है। अरे वेट, यहाँ पे है ना भैया, ओड ही लिखिए, ओड ही आएगा, यहाँ पे ओड ही आएगा। और यहाँ पे क्या है? इवन है, इवन या तो ओड दोनों चलेगा, इवन या तो ओड। 6C13 आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप। आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी, आपको याद होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। यस और नो? यस। लेकिन भैया कार्बन 13 भी है, वो कार्बन का आइसोटोप है, वो हम GIOC में पढ़ेंगे। किसमें? GIOC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सारे के सारे आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोट्रोपिक नंबर क्या है, इन शॉर्ट सारी बात GIOC में हम करने वाले हैं। तो ये कार्बन का क्या है? आइसोटोप है। 13 जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास क्या है? 13 है, वो कार्बन का आइसोटोप है। तो वो ये उसकी हाफ इंटीजर यानी कि आई की वैल्यू हाफ इंटीजर होगी। फिर हमें बात करनी है 7N15 की। वो भी क्या है? नाइट्रोजन का आइसोटोप है, नाइट्रोजन का क्या है? आइसोटोप है। क्लियर? फिर हमें बात करनी है 9F19 NMR। 9 आपने ये दोनों पढ़े हुए होंगे, आपने हाइड्रोजन यानी कि इसको H1 NMR बोलते हैं, 13C NMR बोलते हैं, ये दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन भैया हमें ये भी पढ़ना चाहिए बोरोन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, फिर आता है 31P15 NMR। ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आपको तो सिर्फ H1 NMR का BSc या तो MSc के सिलेबस में आता है, लेकिन हमें ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे पढ़नी है। 1 by 1 सारी की सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले आज शुरुआत करेंगे 1H NMR से, फिर 13C पढ़ेंगे, 11B, 15N, 19F, 31P NMR। बाद में सभी को मिक्स करके मिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे। इन शॉर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा बहुत बड़ा है यहाँ पे। क्लियर? तो ये सारे कि जिसका एटॉमिक मास क्या होगा? ओड होगा। चेक कर लीजिएगा, सभी का एटॉमिक मास क्या है मेरे दोस्त? ओड है। एटॉमिक नंबर ओड या तो इवन, कोई भी चलेगा। तो इसकी आई की वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू क्या है? हाफ इंटीजर है। 1/2, 3/2, ये सारे इसमें सभी के अलग अलग है, वो हम बाद में देखने वाले हैं, उसकी जरूरत अभी है नहीं। क्लियर? उसकी जरूरत अभी हमें है नहीं। तो ये सारे जिस NMR क्या हो गया? NMR एक्टिव है। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिख लेना NMR एक्टिविटी।
NMR एक्टिविटी। तो यहां पे लिखिए NMR एक्टिव। ये सारे के सारे NMR कैसे है भैया, एक्टिव है। क्लियर। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है, कौन सी वाली, यहां पे लिखिए I की वैल्यू है फुल इंटीजर। I की वैल्यू फुल इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 ऐसी अलग अलग। क्लियर। जहां पे एटॉमिक मास क्या होगा, इवन नंबर होगा। एटॉमिक मास इवन नंबर है और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ओड नंबर है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है भैया, ओड नंबर है। ये सारे के सारे क्या है, NMR ब्रॉड रेंज में आते हैं। कैसे, इसके एग्जांपल लेते हैं। 1D2 ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है। देखो एटॉमिक नंबर ओड नंबर, एटॉमिक मास इवन नंबर है। फिर 5B10 एटॉमिक मास इवन नंबर, एटॉमिक नंबर ओड नंबर। फिर हमें 7N14 एटॉमिक नंबर ओड, एटॉमिक मास इवन नंबर है। ये सारे के सारे क्या है भैया, सारे के सारे NMR एक्टिव है, लेकिन ब्रॉड आता है। इसका पीक कैसा आता है, ब्रॉड। ये सारे का पीक आता है शार्प पीक, यानी कि ऐसा शार्प पीक होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ब्रॉड पीक मिलेगा। ये सारे का सारा ब्रॉड पीक देता है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखिए ब्रॉड रेंज। यहाँ पे आपको क्या लिखना है भैया, ब्रॉड रेंज NMR। और लास्ट में एक छोटा सा लिख लीजिए NMR इनएक्टिव कौन होंगे। NMR इनएक्टिव कौन होते हैं, इंटरव्यू का बेस्ट क्वेश्चन। इंटरव्यू में ऐसे नहीं, बहुत सारे IITs के इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि NMR एक्टिविटी कैसे डिसाइड की जाती है। या तो I जिसकी मान लीजिए आपको कोई दे दिया है कि X एटम है, उसकी I की वैल्यू इतनी है, या तो उसकी 0 है तो वो NMR एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे ये टेबल में से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। क्लियर। सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला यदि इस बहुत ही शानदार होगा तो आपको यहाँ से फंसाने की कोशिश करेगा। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 0। I की वैल्यू 0 है। किसकी होगी, जिसका एटॉमिक मास इवन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर भी इवन होगा, वो सारे NMR इनएक्टिव हो जाएंगे। वो सारे क्या हो जाएंगे, NMR इनएक्टिव हो जाएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल 6C13 देखो, अरे 6C12 इवन। फिर ऑक्सीजन 816, फिर आता है हमारा कौन सा आता है, सल्फर 1632। ये सारे के सारे देखो, सारे के सारे भैया क्या है, NMR इनएक्टिव है। ये NMR में पिक नहीं देते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा NMR इनएक्टिव है। ये सिंपल सी टेबल था। हमें पढ़ना है पहले दोनों को, जो एक्टिव है उसको ही पढ़ना पड़ेगा ना, इनएक्टिव को क्या पढ़ेंगे। क्यों है इनएक्टिव क्यों है ना, वो हम आगे चलकर बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। किसमें, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको इसकी NMR इनएक्टिव क्यों है वो पता चल जाएगा। क्लियर। चलो, तो अब आपको टाइटल लगा देना है। फर्स्ट वन, पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने वाले हैं 1H NMR, या तो इसे दूसरा नाम दे दिया है पर्टिकुलर PMR, पर्टिकुलर इसका नाम दे दिया है PMR। 1H NMR या तो PMR, 13C की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने वाली है। PMR का मतलब है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। चलो, तो ये PMR है ना, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, उसको पढ़ा कैसे जाता है, उसकी सारी डिटेल कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए यहां पे लिखिए थियरी ऑफ PMR की थियरी की बात करनी है। उस पे यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, यहां पे स्टार करके ये हमारा शुरू हो गया है। चलो, अब आपको कहीं पे ध्यान नहीं रखना है, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बहुत ही काम लगेगा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। थियरी ऑफ PMR की थियरी कैसे पढ़नी है, तो कि भैया यहाँ पे लिखिए थियरी ऑफ PMR आर डिवाइडेड
इनटू 4 पार्ट। ये हमारी पीएमआर की जो थियरी है ना, उसे 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा हिस्सा है उसमें? पहली बात, फर्स्ट वन, पहला है हमारा नंबर ऑफ सिग्नल। सेकंड वन है हमारा, यहां पे लिखिए, पोजीशन ऑफ सिग्नल। थर्ड वन है हमारा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। और फोर्थ जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। यदि आपको ये चारों के चारों अच्छे से आ गए हैं ना, तो आप एनएमआर के सारे एग्जाम्पल फुल्ली, यानी कि डेल्टा पीपीएम, कपलिंग कांस्टेंट, बहुत सारे टोटली जो CSIR नेट गेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे के सारे सोल्व कर सकते हो। CSIR नेट गेट में आते हैं, उसका मतलब क्या? उससे तो कम ही कॉन्सेप्ट आपके एमएससी में आएंगे ना, यदि उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। इन शॉर्ट आप एमएससी और बीएससी के सारे एग्जाम्पल भी सोल्व कर सकोगे यदि ये आपको चारों के चारों आ गए हैं। तो यहाँ चारों में क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। पोजीशन ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल, यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, बाद में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, आपके मॉलिक्यूल में कितने अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन है उसके बारे में स्टडी करनी है। यदि आपको टाइप ऑफ प्रोटॉन पता चल गए तो नंबर ऑफ सिग्नल पता चल जाएंगे। पोजीशन ऑफ सिग्नल की बात, पोजीशन ऑफ सिग्नल से हमें क्या पता चलेगा? तो कि भैया इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, पोजीशन ऑफ सिग्नल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेबरिंग एनवायरनमेंट, आसपास के वातावरण का पता चलता है। आपके पोजीशन से एनएमआर में जो सिग्नल आता है ना, उसकी पोजीशन कहाँ से है, कहाँ पे है पोजीशन, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो प्रोटॉन के आसपास के वातावरण पे डिपेंडेंट है। वो प्रोटॉन के आसपास में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रोटॉन के आसपास में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन, उस सिग्नल की पोजीशन डिसाइड की जा सकती है, यानी कि उसकी डेल्टा पीपीएम पता चलेगी। क्लियर? फिर इंटेंसिटी ऑफ पी सिग्नल, मान लीजिए कोई सिग्नल ऐसा है, कोई सिग्नल ऐसा भी होगा, कोई सिग्नल ऐसा होगा, कोई सिग्नल ऐसा होगा, अलग अलग तरीके से सिग्नल आपने कभी भी कहीं पे चार्ट में एनएमआर के देखा हो ना, तो ऐसे अलग अलग सिग्नल दिए होंगे। यस और नो? यस। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। ये इसको जाने दीजिए, ये तीनों में इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी यानी कि हाइट। कोई छोटा बच्चा होगा, ये रहा आपका छोटा बच्चा है तो उसकी हाइट थोड़ी होगी। यदि उससे आप यंग हो थोड़ा बहुत, ये 15 या 17 साल के हो तो उससे ज़्यादा हो, या आप 25, 27 के हो तो उसकी हाइट उससे ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, उस इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से आपको हाइट का पता चलेगा। और हाइट का पता कब लगा सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये एक, मान लीजिए एक प्रोटॉन है ना, उसका सिग्नल इतना है। यदि 2 प्रोटॉन सेम इक्विवेलेंट प्रोटॉन 2 आ गए तो उसकी यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। 3 सिग्नल इक्विवेलेंट आ गए, यानी कि 3 प्रोटॉन एक जैसे ही है, तो यहाँ से वो सारी डिटेल में मैं स्टडी कराऊंगा। डिटेल में सारे के सारे पॉइंट स्टडी कराऊंगा, बाद में हम इसके सोल्व करेंगे एग्जाम्पल। और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यदि ये आ गया ना तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इन शॉर्ट, ये चारों के चारों डिटेल में स्टडी करने हैं। और चारों के चारों आ गए तो एनएमआर खत्म हो गया दोस्त, पूरा एनएमआर आपको आ जाएगा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पहला, नंबर ऑफ सिग्नल। लगा दीजिए टाइटल, नंबर ऑफ सिग्नल। चलो टाइटल लगाना है आपको, नंबर ऑफ सिग्नल। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल, तो यहां पे बात क्या करनी है? तो क्या टाइप्स, नंबर ऑफ सिग्नल से हमें क्या पता चलता है, कब कितने नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल है तो कितने सिग्नल मिलते हैं, कितने एनएमआर के सिग्नल आते हैं, वो स्टडी करना है। यदि आपको ये पता चल गया कि कितने अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन है, तो आपको पता चल जाएगी कितने सिग्नल है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ से हमें 2 चीज जाननी पड़ेगी, टाइप ऑफ प्रोटॉन। वो प्रोटॉन इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, या तो इक्विवेलेंट और या तो क्या लिख सकते हैं,
या प्रोटॉन वो इक्विवेलेंट हो गए और इक्विवेलेंट नहीं भी हो सकते। इन शॉर्ट दो प्रोबेबिलिटी है, या तो दोनों एक जैसे है या तो एक जैसे नहीं है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। यदि दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है तो उससे हम सेम प्रोटॉन कंसीडर करेंगे, इक्विवेलेंट नहीं है तो हम अलग अलग। और कैसे प्रोटॉन इक्विवेलेंट, और देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, दोनों एक जैसे ही है। इन शॉर्ट कह सकते हैं दोनों एक ही है। इक्विवेलेंट का मतलब है दोनों एक जैसे है, यानी कि मान लीजिए एक ये वाला प्रोटॉन है, एक यहाँ पे प्रोटॉन है। अब मैं सिर्फ ऐसा कह देता हूँ दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों मिलकर कॉमन सिग्नल दे देंगे, दोनों मिलकर कॉमन सिग्नल दे देंगे। यदि कोई प्रोटॉन इक्विवेलेंट नहीं है तो वो अलग सिग्नल देगा। क्लियर? चलो यहां पे हमें स्टार्ट कर देना है। मिथाइल का नाम सुना है, मिथाइल, यहां पे लिखिए इन मिथाइल, इन मिथाइल। यहां पे पूरा का पूरा अभी पूरा का पूरा स्टडी कराऊंगा, लेकिन 2 पॉइंट जो जरूरी है नंबर ऑफ सिग्नल के लिए, बहुत ही बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। बाद में मैं आपको सिग्नल कैसे कैलकुलेट की जाते हैं वो सिखाऊंगा। इन मिथाइल, मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप होगा ना। इन मिथाइल ऑल कितने प्रोटॉन है भैया मिथाइल में? 3 प्रोटॉन। ऑल 3 प्रोटॉन, ऑल 3 प्रोटॉन आर, all 3 proton are always, all 3 proton are always equivalent and gives common signal, gives common signal in H1 NMR, H1 NMR स्पेक्ट्रा। चलो मिथाइल कहीं पे भी है, याद रखना मिथाइल कहीं पे भी है तो उसका तीनों, एक मिथाइल में 3 प्रोटॉन है, ऐसा होगा ना। चलो ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, वो ये कार्बन किसी से भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन मेरे दोस्त ये तीनों के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज एक ही सिग्नल देंगे। कितने सिग्नल देंगे? एक ही, क्योंकि तीनों के तीनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। मिथाइल के तीनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, यानी कि तीनों मिलके सिर्फ एक ही सिग्नल देता है। तो जहां कहीं पे भी आपको अब एग्जाम्पल्स में मिथाइल दिखाई दे तो 3 प्रोटॉन का सिर्फ एक ही सिग्नल लिखना है। समझ गए? यहां पे मैंने ऑलवेज वर्ड का यूज किया है। क्या? ऑलवेज, यानी कि जिंदगी में चेंज नहीं होगा। मिथाइल के तीनों सिग्नल ऑलवेज एक ही सिग्नल देंगे, दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं, दूसरा सिग्नल मिथाइल का नहीं मिल सकता है। तो मिथाइल के तीनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे, ऑलवेज लिखा है, याद रखना। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट जो जरूरी है बहुत ही, यहां पे सेकंड पॉइंट हमारे लिए इन मिथिलीन यानी कि CH2, मिथिलीन यानी कि CH2, एक कार्बन 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ या 2 अलग अलग एटम से जुड़ा हो। इन मिथिलीन 2 प्रोटॉन आर जनरली equivalent and gives common signal, gives, यहां पे लिखता हूं सिग्नल, gives common signal in NMR spectra except 3 कंडीशन। ये बाद में 3 कंडीशन। देखो दोस्त, देखो इधर देखो, कंफ्यूजन और दिक्कत यहीं पे होती है।
आपको जो कंफ्यूजन और दिक्कत है ना वो यहीं पे होगी। मिथाइल तो छोड़ो, वो तो आपको बहुत प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कैसा कंफ्यूजन? देख, मिथिलीन यानी कि CH2 कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन है तो क्या दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे या दोनों कॉमन सिग्नल देंगे, वो देखना। तो जनरली ये दोनों प्रोटॉन, बोथ प्रोटॉन आर जनरली इक्विवेलेंट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? नॉट ऑलवेज। यहां पे मैंने वर्ड का यूज किया है जनरली। जनरली इक्विवेलेंट एंड गिव्स कॉमन सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रा। बट ये 3 कंडीशन है तो आपके दोनों सिग्नल, ये दोनों प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। कौन सी 3 कंडीशन वो समझाता हूं, लेकिन एक बात याद रखो, जब ये 3 कंडीशन नहीं होगी तब आपके मिथिलीन के दोनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल, कॉमन सिग्नल देंगे। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन क्या है उसकी स्टडी कर लेते हैं। 3 कंडीशन क्या है? तो कि भैया 3 कंडीशन यहां पे लिखो, 3 कंडीशंस यहां पे 3 कंडीशन। उसमें पहली मैं बात करता हूं CH2 R, यहां पे इसको अब ऊपर जाने दो। CH2 R एडजेसेंट टू किराल सेंटर। किराल सेंटर, यदि आपका CH2 ग्रुप किराल सेंटर के पास में हो तब 2 सिग्नल देगा। क्यों? अभी समझाता हूं। CH2 है ना, CH2 वो किराल सेंटर के पास में है। इसका एग्जांपल लिखते हैं, समझो इधर समझो। CH2 यहां पे Br लिखा है, यहां पे CH, यहां पे Br और CH3। पहले तो फाइंड करो तो किराल सेंटर है कहीं पे मॉलिक्यूल में, ये आपका पूरा मॉलिक्यूल कहीं पे भी किराल सेंटर है? यस और नो? यस और नो? अरे बता दीजिए ना, थोड़ा बहुत तो किराल सेंटर के बारे में माहिती होगी आपके पास। ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग हो, कोई ऐसा कार्बन है? 3 कार्बन है ना आपके पास, 3 में से एक ऐसा कार्बन ढूंढिए जिसमें एक, ये जो कार्बन आप सिलेक्ट करते हो किराल के लिए, उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। है? यस। ये कार्बन है ना, उसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन है, देख, एक वैलेंसी Br है, एक वैलेंसी CH3 है, दूसरी वैलेंसी CH2Br है। इन शॉर्ट ये सेंटर वाला कार्बन है जिसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या है? अलग है। तो ये कार्बन को हम बोलते हैं किराल कार्बन। क्या बोलते हैं? किराल कार्बन। और यहां पे हमने लिखा है कि यदि आपका CH2 किराल सेंटर के पास में है तो CH2 के दोनों प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। यहां पे अब मैं सिर्फ इसकी ही सिग्नल की बात करता हूं, इसको अभी भूल जाओ, इसके सिग्नल की बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे CH2 के कितने सिग्नल मिलेंगे? 2 सिग्नल मिलेंगे। क्यों भैया CH2 के? तो के भैया उसका एकमात्र कारण है किस, ये कार्बन कौन सा है? sp3 कार्बन है। ये कार्बन भी sp3 कार्बन है। समझना मेरी बात, यहाँ पे एक कार्बन है, sp3 कार्बन होगा यानी कि टेट्राहाइड्रल उसकी जियोमेट्री होगी। वो आप स्टीरियो केमिस्ट्री और पढ़ोगे, वेज वैलेंसी, डैश वैलेंसी, स्टीरियो में सारे रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये CH2 के 2 प्रोटॉन है ना, CH2 के कितने हैं? 2 प्रोटॉन है। और यहाँ पे एक, ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक Br है। तो यहाँ सिर्फ इतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो पकड़ लेना। मैं पहले ये कार्बन समझाता हूँ, ये वाला कार्बन। यहाँ पे रहा कार्बन, यहाँ पे जो जितना समझाऊँ ना उस पर फोकस करना, दूसरा मत समझना। यहाँ पे कार्बन है। एक बात याद रख, ये वेज में, अभी मैं कह देता हूँ वेज में यानी कि आपकी तरफ, यहाँ पे कार्बन है, आपकी तरफ क्या आ रहा है? ब्रोमीन। मैंने आपकी तरफ क्या रखा है? ब्रोमीन, क्योंकि यह कार्बन पे 2 वैलेंसी है ना, एक आपकी तरफ आएगी। आपकी तरफ मेरे दोस्त ब्रोमीन आ रहा है। पीछे की ओर क्या जा रहा है? पीछे की ओर यहाँ पे हाइड्रोजन है। समझना, आपकी ओर ब्रोमीन है, पीछे की ओर क्या है? हाइड्रोजन है। आगे के, अब यहां से मैं प्लेन लगा दूं, यहां से प्लेन लगा दूं, तो प्लेन के आगे ब्रोमीन है, प्लेन के पीछे हाइड्रोजन है। चल अब ये कार्बन पे जाते हैं, ये कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन, ये वैलेंसी को नीचे वाली भूल जाओ, यहाँ पे क्या है? दोनों हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे CH2, एक हाइड्रोजन आगे है, दूसरा हाइड्रोजन पीछे है। CH2 के 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन आगे है, दूसरा प्रोटॉन पीछे है। अब
मैं जो समझाने की कोशिश करता हूं वो पकड़ना। यहां पे जो हाइड्रोजन था किराल कार्बन से, उसमें ब्रोमीन आगे है, हाइड्रोजन पीछे, CH2 का एक प्रोटॉन आगे एक प्रोटॉन पीछे। अब यहां आगे वाला जो प्रोटॉन आया, आगे जो प्रोटॉन आया, और आगे कौन है यहाँ पे Br, इन शॉर्ट ये वाला प्रोटॉन, आगे वाला प्रोटॉन ब्रोमीन के वातावरण में यानी कि ब्रोमीन के पास खड़ा है। पीछे वाला प्रोटॉन, यहां जो प्रोटॉन था, ये CH वाला प्रोटॉन पीछे था ना, CH2 वाला एक प्रोटॉन पीछे आया, इन शॉर्ट ये पीछे वाला प्रोटॉन हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में है। अब ये CH2 के दोनों प्रोटॉन के इन्वायरमेंट अलग अलग हो गए हैं। एक प्रोटॉन का इन्वायरमेंट ब्रोमीन वाला है, दूसरे प्रोटॉन का इन्वायरमेंट हाइड्रोजन वाला है। सो बात की एक बात कि जब आपका CH2 किराल सेंटर के पास में होगा ना, तो क्या होगा, उसका इन्वायरमेंट 100% अलग होगा। यदि इन्वायरमेंट अलग अलग है तो ये CH2 के दोनों प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यदि इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं, जब दोनों का इन्वायरमेंट सेम हो ना, दोनों का प्रोटॉन का इन्वायरमेंट सेम हो, तब हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। लेकिन ये CH2 के दोनों प्रोटॉन के इन्वायरमेंट अलग अलग हो गए, तो उसको हमें बोलना पड़ेगा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्या बोलना पड़ेगा भैया, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इन शॉर्ट ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, तो टोटल ये CH2 के कितने सिग्नल मिलेंगे, दोनों प्रोटॉन के एक एक सिग्नल मिलेंगे। क्लियर, पहली कंडीशन आपकी ये रही पहली कंडीशन। चलो दूसरी कंडीशन की बात करनी है, चलो दूसरी कंडीशन, सेकंड वन, कि CH2R is a part of vinylic proton with different environment। विनाइलिक प्रोटॉन किसे बोल, एलाइलिक पोजीशन और विनाइलिक पोजीशन के बारे में पता है, एलाइलिक पोजीशन और विनाइलिक वो समझ देता। एलाइलिक किसे कहते हैं समझो, पहले एलाइलिक पोजीशन की मैं बात करता हूं। यहां पे एलाइलिक पोजीशन किसे कहते हैं, एलाइलिक, और विनाइलिक प्रोटॉन की ही बात करता हूं। डबल बॉन्ड, उसके पास में CH3 sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड के पास में जो है वो ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे लिखता हूं डबल बॉन्ड, और उसके पास में CH3 है। तो यहां पे जो CH3 है ना, ये पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के पास में जो sp3 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड उसके पास में sp3 कार्बन है, तो उसे हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड पे ही जो कार्बन है, उसे हम विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड पे ही जो कार्बन है, इन शॉर्ट जो कार्बन से डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन को भी विनाइलिक बोल सकते हो, ये भी विनाइलिक है। इन शॉर्ट ये दोनों कार्बन विनाइलिक पोजीशन है। डबल बॉन्ड के पास में जो sp3 कार्बन है, उसे हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात, प्रोटॉन की बात करनी है, तो एलाइलिक प्रोटॉन विनाइलिक प्रोटॉन किसे कहेंगे, तो भैया एलाइलिक कार्बन पे जो प्रोटॉन रहेगा, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, तो एलाइलिक कार्बन पे ये तीनों प्रोटॉन है, तो ये तीनों के तीनों प्रोटॉन एलाइलिक प्रोटॉन बन जाएंगे। एलाइलिक कार्बन पे जो प्रोटॉन है उसे हम एलाइलिक प्रोटॉन बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन मैंने रख दिया, तो ये कार्बन तो विनाइलिक है, तो ये प्रोटॉन भी मेरा क्या हो जाता है, विनाइलिक प्रोटॉन हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। यदि विनाइलिक कार्बन है, कार्बन क्या है, विनाइलिक है, यदि आपने कार्बन पे ही विनाइलिक कार्बन पे ही प्रोटॉन रख दिया, तो वो विनाइलिक प्रोटॉन बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है किसके बारे में, विनाइलिक प्रोटॉन के बारे में। विनाइलिक क्या है, विनाइलिक इन शॉर्ट हमें ये डिस्कशन करना है। सी विनाइलिक प्रोटॉन, पहले तो V, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप रखा है X और Y। ओ एक कंडीशन है, X डज नॉट इक्वल टू Y। X और Y दोनों एक जैसे नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग है।
अब हमें बात किसकी करनी है, ये दोनों प्रोटॉन के बारे में। क्या ये दोनों सेम सिग्नल देंगे या अलग अलग सिग्नल देंगे, वो चेक करना। CH2 ही है, देखो ये है क्या एक्चुअल में, CH2 ही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा एक्सपांड करके बॉन्ड में लिखा है, रिप्रेजेंट करके लिखा है कि ये CH2 है। अब ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे या कॉमन सिग्नल देंगे, उसके लिए देखो पहले तो CH2 पार्ट ऑफ विनाइलिक प्रोटॉन विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। अब आपने कहीं पे सुना होगा या कहीं पे देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, सुना ही होगा, क्योंकि ये दिखाई तो नहीं देते ना। यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर रिजिड, ये सेंटेंस कहीं कभी सुना है, यस और नो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर रिजिड नॉट ए रोटेशनल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते हो, वो स्थायी होते हैं। इन शॉर्ट जो ये मैंने रख दिया ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो स्टेबल हो गया है, अब आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर रोटेबल, उससे आप रोटेशन दे सकते हो, वो रोटेट होगा, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। इन शॉर्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको पकड़ के इसके घुमा नहीं सकते आप, इसको घुमा नहीं सकते। इन शॉर्ट ये स्टेबल रहेगा। अब देख, अब मैं समझाता हूं। यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन रख, यहाँ पे कार्बन पे एक वैलेंसी ऊपर है ऐसे, यहाँ पे एक वैलेंसी क्या है ऊपर। इन शॉर्ट यहाँ पे ऊपर क्या है X, यहाँ नीचे क्या है Y। ये कार्बन, ये पहला कार्बन, उस पे ऊपर की तरफ X है, नीचे की तरफ क्या है Y है। दूसरा कार्बन ले ले, ऊपर यहाँ दूसरा कार्बन है, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, सेकंड नंबर का कार्बन, ऊपर क्या है H है, नीचे क्या है दूसरा H है, ऊपर का H नीचे भी क्या है H। अब यहाँ ये जो ऊपर वाला H है, जो समझाने की कोशिश करना हो पकड़ना, ऊपर वाला जो H है ना दोस्त, वो ये X के इन्वायरमेंट में यानी कि X के नजदीक है ना, ये X और ये ऊपर वाला H दोनों ऊपर है। यहाँ पे नीचे वाला H और नीचे जो Y है, नीचे कौन सी वैलेंसी है Y, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो Y के पास में है। ये ऊपर वाला H X के नजदीक है, नीचे वाला H Y से नजदीक है, और X और Y तो दोनों अलग अलग है, X और Y अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन X के इन्वायरमेंट में है, नीचे वाला हाइड्रोजन Y के इन्वायरमेंट में है। दोनों प्रोटॉन के इन्वायरमेंट अलग अलग हो गए। जब दोनों प्रोटॉन के इन्वायरमेंट अलग अलग हो जाए तो भैया ये आपको दोनों प्रोटॉन जो है ना, ये दोनों प्रोटॉन आपको कितने सिग्नल देंगे? 2 सिग्नल देते हैं, 2 सिग्नल। एक सिग्नल ये ऊपर वाला देगा HA, जिसका नाम दे दूं, इसका नाम HB दे देता हूं। ये दोनों सिग्नल आपको, ये 2 सिग्नल देंगे, दोनों अलग अलग, क्योंकि ये हाइड्रोजन ये X के इन्वायरमेंट में है, ये H Y के इन्वायरमेंट में है, दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग हो गया है। क्लियर? तो जब ऐसी प्रोबेबिलिटी आए कि आपका CH2 एज एन विनाइलिक सिस्टम हो, विनाइलिक पार्ट में हो, तब आपको क्या चेक करना है, ये सामने वाले ग्रुप को चेक करना है। यदि ये दोनों ग्रुप सेम है, तब तो दोनों सिग्नल कॉमन देंगे, यानी कि इसको HA बोला तो ये भी HA ही हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ग्रुप अदब कदब अलग आ गए तो ये दोनों सिग्नल अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? चलो थर्ड वन हमें बात करनी है। थर्ड वन CH2, थर्ड वन हमें यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखता हूं, CH2 एज ए पार्ट ऑफ साइक्लिक सिस्टम विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट। कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने HA ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया है HB। अभी मैं इसको 3D में समझाता हूँ तभी समझ में आएगा। यहाँ पे X ले ले, यहाँ पे B। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं X, यहाँ पे भी X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Y, कुछ ऐसा ले लिया है। चल पेन छोड़ दे, 3D में समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे कुछ बुक में ढूंढ लूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको एक बुक लेकर समझाता हूँ। ओके चलो
यहाँ पे ये आपको समझना है क्या, 3 मेंबर रिंग समझ लेनी है। यहाँ पे आपको इसको 3 मेंबर रिंग समझ लीजिए, समझ जाओगे ना इतनी सी बात तो। अरे आप जीनियस हो, समझ ही जाओगे ना। चलो मैं 3 मेंबर रिंग ही बना देता हूँ, ये 3 मेंबर रिंग बना देता हूँ। ये 3 मेंबर रिंग बन गई, यस और नो? यस। अरे दिखाई दे रहा है ना, देखो अच्छे से मैंने बनाई ये 3 मेंबर रिंग। अब ये 3 मेंबर रिंग को मैंने सुला दिया है ऐसे, 3 मेंबर रिंग को सुला दो। एक कार्बन यहाँ पे, ये इधर रहे, एक कार्बन पीछे है ना यहाँ पे, एक कार्बन पीछे है, ये 2 कार्बन आगे है, ऐसे सुलाई हुई है। अब आपको मैं वैलेंसी दिखाना चाहता हूँ, वो समझना। यहाँ पे क्या है, ऊपर की ओर CH2 है, यहाँ पे है क्या CH2, ये HA और HB लिखा है ना, वो अलग लिख दिया है, क्यों अभी समझ में आएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे H समझो, यहाँ पे भी H, तो ये कार्बन पे 2 वैलेंसी है, दोनों क्या है हाइड्रोजन। इन शॉर्ट यहाँ पे CH2 है, CH2 में 2 है। देखो एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन, ये छोटा है, हम 3D में समझते हैं ना, यहाँ पे ऐसे समझ लो, एक कार्बन आगे एक कार्बन आगे, ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, समझते जाना, पेन छोड़ दो, अभी यहाँ पे समझो, ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को यहाँ पीछे जोड़ दो। 3 मेंबर रिंग इमेजिनेशन कर लो ना, 3 मेंबर रिंग ऐसे आपके सामने पड़ी हुई है, इमेजिनेशन कर लो, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। इन शॉर्ट यहाँ पे 3 मेंबर रिंग आपके सामने पड़ी हुई है। यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है ना आपके पास कार्बन, उसमें 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ऊपर है, दूसरा प्रोटॉन रिंग से नीचे है। रिंग ऐसे प्लेन में है, ये फ्लैट प्लेन में है, समझना, रिंग फ्लैट प्लेन में। यहाँ पे क्या है भैया दोस्त, एक कार्बन, एक प्रोटॉन क्या है ऊपर है, दूसरा प्रोटॉन है नीचे, दूसरा प्रोटॉन कहाँ पे है, नीचे है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो कार्बन है ना आगे वाला, वहां पे ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है ना, ऊपर, ऊपर क्या है X वैलेंसी है, ये कार्बन के नीचे की ओर क्या है Y वैलेंसी है। ठीक वैसे ही यह कार्बन पे X वैलेंसी, नीचे की ओर क्या है Y वैलेंसी है, नीचे की ओर मेरे दोस्त Y वैलेंसी है। क्लियर, समझ रहे हो? फिर से समझा दूं, फिर से एक बार, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, ये पीछे वाले एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ कार्बन है, एक वैलेंसी ऊपर, एक वैलेंसी नीचे, यहाँ पे कार्बन, एक वैलेंसी ऊपर, एक वैलेंसी नीचे। यहाँ पे कौन सी वैलेंसी है ऊपर, X वैलेंसी, यहाँ कार्बन पे भी X वैलेंसी। इन शॉर्ट ऊपर कौन सी है, दोनों कौन सी वैलेंसी है बता दीजिए ना, X वैलेंसी ऊपर है, दोनों Y वैलेंसी नीचे की ओर है। यहाँ पे एक प्रोटॉन ऊपर की ओर है, एक प्रोटॉन नीचे की ओर है। अब ये प्रोटॉन पकड़ना, ये पीछे वाला ऊपर का प्रोटॉन किसके एनवायरमेंट में आया, तो कि भैया X के नजदीक है, ऊपर क्या है X है, यहाँ पे भी ऊपर X है, तो ये ऊपर वाला प्रोटॉन X के एनवायरमेंट में आया। नीचे क्या है, नीचे वाला प्रोटॉन Y के एनवायरमेंट में आया होगा। देखो नीचे वाला प्रोटॉन Y के एनवायरमेंट में आया होगा, ऊपर वाला प्रोटॉन X के एनवायरमेंट में आया। इन शॉर्ट CH2 के दोनों प्रोटॉन के एनवायरमेंट अलग अलग हो गए, CH2 के दोनों प्रोटॉन के एनवायरमेंट अलग अलग हो गए, क्योंकि पीछे वाला ऊपर जो प्रोटॉन है ना, ये ऊपर वाला प्रोटॉन वो X के एनवायरमेंट में है, नीचे वाला प्रोटॉन Y के एनवायरमेंट में है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे CH2, ये CH2 के दोनों प्रोटॉन अलग अलग एनवायरमेंट में है, तब जाके ये आपको कितने, सिर्फ HA और HB की बात करता हूँ, 2 सिग्नल देते हैं। CH2 कितने सिग्नल देगा भैया, 2 सिग्नल देगा। ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको समझाई ना, ये CH2 आए ना, CH2, जब आपके मॉलिक्यूल में कहीं पे CH2 आए ना, तो आपके दिमाग में पहले ये 3 कंडीशन ही दिखाई देनी चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन है तो CH2 आपको अलग अलग सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा। ये 3 कंडीशन नहीं है तो दोनों प्रोटॉन का एक ही सिग्नल मिलेगा। फिर से समझा दूं मेरे दोस्त, फिर से इधर ध्यान रख। यदि CH2 आपका CH2 किराल सेंटर के पास में है तभी 2 सिग्नल देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि किराल, अभी कह देता हूं, अभी गारंटी के साथ कह देता हूं, जब किराल सेंटर आएगा ना तब आपको दिखाई नहीं देगा। दोनों प्रोटॉन के आप कॉमन सिग्नल लिखोगे, 110% एक गलती हो सकती है। क्लियर? तो ये मेरी चैलेंज है, आपको एक्सेप्ट करनी है। और क्या करना है, इसको हीमोग्लोबिन में, माइंड में पूरा सेट कर दीजिए कि जब CH2 आए तब पहले 3 कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए। कौन सी? क्या किराल सेंटर के बगल में है? नहीं है। दूसरी कंडीशन, क्या आपका CH2 विनाइलिक प्रोटॉन के हिस्सा है? यदि विथ डिफरेंट एनवायरनमेंट, नहीं है। तीसरी कंडीशन, CH2 क्या साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है? यदि वो भी नहीं है तब CH2 तीनों के
तब CH2 के दोनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल देंगे। यदि ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन है तब CH2 के 2 सिग्नल मिलेंगे। क्लियर? यस और नो? यस। चलो अब मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देता हूं। थोड़ी इंफॉर्मेशन, अभी आप सिमेट्री नहीं पढ़े हो ना, और कभी भी कहीं पे भी पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रूरत है थोड़ी सिमेट्री एलिमेंट्स की। कितने भैया? थोड़ी सिमेट्री एलिमेंट की ज़रूरत है, वो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो तो थोड़े सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे मैं आपको कैसे अप्लाई करने हैं 3D मॉडल के साथ समझाता हूँ। आपने कल H2O मॉलिक्यूल देखा? यस और नो? अरे हाँ ना बता देना दोस्त। H2O का मॉलिक्यूल देखा है ना? देखा ही होगा ना। ये H2O ऐसा है ना, H2O। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले H2O लिखता हूँ, बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका नाम मैं दे देता हूँ HA HB। ये सिर्फ नोट करके लिखना HA और HB। यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है? चलो ये क्या है? HA है। इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, इसका हम क्या करते हैं? कलर चेंज कर देते हैं। क्लियर? चलो ये HA कौन से कलर का है? येलो कलर का है। HB बताओ ना, ग्रीन कलर का है। अब C2 एक्सिस के बारे में जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं। मोलेक्यूल को 180 डिग्री घुमाना है और ऐसे तरीके से घुमाना है जहां हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही आए, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन ही आए और दूसरे हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही आए। HA HB मैटर नहीं करता है, आपको वो नहीं देखना है। सिर्फ ऐसे जगह से 180 डिग्री मॉलिक्यूल को घुमाना है जहां हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है H2O का बेंड शेप है। मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, अब इसको मैं घुमा रहा हूँ। देखो घुमा रहा हूँ, इसको ऐसे घुमाया, दिखाई दे रहा है कैसे घुमा रहा हूँ? परपेंडिकुलर मैंने ऊपर से घुमा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन कहाँ चला गया? लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन आ गया है आगे। मैंने ऊपर से घुमाया ना, ऊपर से ऐसे पकड़ के मैंने इसको ऐसे घुमाया है, पकड़ के ऊपर से पकड़ के घुमाया है। तो इसको 180 डिग्री का रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का रोटेशन है। तो मैंने यहां से, कहां से भैया? ऑक्सीजन में से 180 डिग्री का रोटेशन दिया, तो मुझे कुछ ऑक्सीजन तो वहीं के वहीं घूम गया ना, ये ऑक्सीजन तो वहीं का वहीं घूम गया। यस, लेकिन यहां पे क्या आ गया? HB। यहां पे क्या आ गया? HA आ गया। यही रोटेशन को हम बोलते हैं C2 एक्सिस। पूरी सिमेट्री में मैं डिटेल में स्टडी कराऊंगा इसकी, C2 एक्सिस कैसी है, लेकिन अभी थोड़ी C2 एक्सिस के बारे में पढ़ लेते हैं। C2 एक्सिस बोलते हैं 180 का रोटेशन देते हैं, उसे हम बोलते हैं C2 एक्सिस। क्या बोलते हैं? C2 एक्सिस। तो मॉलिक्यूल को मैंने C2 एक्सिस लगाई, तो यहां पे देखो भैया, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। यहां पे भी हाइड्रोजन की जगह क्या आया? हाइड्रोजन ही आया है। इन शॉर्ट, जहां पे हाइड्रोजन था वहीं पे हाइड्रोजन आया। तो ये मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हो। HA HB तो आपको पता चले कि कैसे रोटेशन हुआ, इसलिए लिखा। ये HB और HA, देखो HA की जगह HB आ गया, वो तो रोटेशन लगाया इसलिए आपको पता चले, इसलिए मैंने लिखा है। क्लियर? चलो तो फिर से एक बार समझा दूं, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को मैंने ऊपर से पकड़ा, यानी कि ऊपर से मैंने C2 एक्सिस घुमाई। ऊपर से आप C2 एक्सिस घुमाओगे तो यहाँ से ये घूमेगा, ये घूम गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो घूमकर, इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन घूमकर राइट हैंड साइड चला गया, राइट हैंड साइड वाला घूमकर लेफ्ट हैंड साइड चला आया। तो यदि ये मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना, तो अब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। दूसरी बात, अब क्या कह सकते हो? रोटेशन हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है। इन शॉर्ट ये हाइड्रोजन रोटेट होकर दूसरे हाइड्रोजन की जगह जा रहा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। क्या बोल सकते हैं? दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन क्या है? इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। क्लियर? चलो तो अब हमें बढ़ना है एग्जाम्पल्स की ओर। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। चलो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। पहले तो टाइटल लगा दीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल फॉर दी फॉलोइंग मोलिक्यूल। आपको नहीं, काफी सारे बच्चों को नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। आज आपकी दिक्कत का अंत आएगा, हम उसको बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे सिग्नल कैलकुलेट करना है। पहले देखो तो भैया, पहले मैं आपको इन्वायरमेंट चेक करना सिखाता हूं, कैसे इन्वायरमेंट चेक करना है। क्लियर? प्रोटॉन का कैलकुलेट द, टाइटल लगाया आपने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? H1 NMR की। तो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल में जहां पे भी हाइड्रोजन है वहीं पे जाना चाहिए, दूसरी कोई जगह जाना नहीं चाहिए। कहां हाइड्रोजन है? तो एक CH3 में है, दूसरे CH3 में है, यस और नो? कहीं दूसरी जगह हाइड्रोजन नहीं, यहां पे हाइड्रोजन होगा। दूसरी बात, पहला स्टेटमेंट याद कीजिए, मैंने आपको लिखाया था कि मिथाइल के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज इक्विवेलेंट होंगे और एक सिग्नल देंगे। तो यहां पे मैं ये सिग्नल का नाम देता हूं 1 नंबर का सिग्नल। ये मिथाइल के तीनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल देंगे, मैंने उसका नाम दे दिया है 1। दूसरी बात, अब मुझे चेक करना है क्या ये दोनों मिथाइल एक जैसे है या अलग अलग है। वो कैसे चेक करोगे? तो कि भैया यहां से ऐसे चेक करना पड़ता है, ऐसे। कैसे? ऐसे। ये जो मिथाइल है ना, ये जो भैया आपका मिथाइल है, ये मिथाइल है। मिथाइल किसके पास है? तो कि कार्बोनाइल के पास है। इन शॉर्ट, मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O से। ऐसा लिखा है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिर्फ ऐसा है। ठीक है। ये मिथाइल देखो, ये मिथाइल भी किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बोनाइल के साथ। इन शॉर्ट, यहां पे इसका भी मैं सेपरेशन कर दूं तो यहां पे ऐसा है। तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए? एक जैसे। अब मैं क्या करता हूं, अब ये दोनों को मैं लगा देता हूं एक दूसरे के पास में। चलो, ये दोनों एक दूसरे है, चलो ये तो आपका मॉलिक्यूल बन गया। ये दोनों क्या बन गए? आपका मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट, 100 बात की हम बात करें तो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों का इन्वायरमेंट एक जैसा है, यानी कि उसके आसपास का वातावरण एक समान है। यदि दोनों के आसपास का वातावरण एक समान है तो दोनों कॉमन सिग्नल देंगे। दोनों का सिग्नल क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहाँ इसको भी जाने दो, इसको जाने देते हैं इसके लिए। आपने इसका नाम A दिया है ना, तो इस A दिया है, चलो A लिख लो। इसका नाम A लिखा है तो ये भी A ही आएगा। इन शॉर्ट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे? 1 सिग्नल आएगा, ओनली 1 सिग्नल। ये मिथाइल B और ये मिथाइल B दोनों मिलकर एक ही सिग्नल देंगे। ऐसा क्यों? तो कि दोनों का एक वातावरण क्या है? सेम है, दोनों का एनवायरमेंट सेम है। दूसरा तरीका समझाता हूं। दूसरा तरीका, यहाँ पे मिथाइल रख दिया आपने, यहाँ पे एमी लिखो चलेगा ना, यहाँ पे भी एमी। चलो, अब एक काम करता हूं, ये एमी है ना, उसको ब्लैक पेन से लिखता हूं। अब मैं क्या करता हूं, C2 एक्सिस लगानी अभी मैंने आपको सिखाई थी। C2 एक्सिस कहां से लगानी है? तो क्या ये एमी और ये मिथाइल दोनों घूम सकते हैं? हाँ भैया, यहां से आप C2 एक्सिस लगाओ, तो यहां से C2 एक्सिस लगाओ। चलो यहां पे सोच लो, यहां पे समझ लो, ये मिथाइल येलो कलर का मिथाइल है, यहाँ पे ग्रीन कलर का मिथाइल है। ये मिथाइल कौन सा है? ग्रीन कलर का है। यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड O ऊपर है, ऐसा इमेजिनेशन कर लेना। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब मैं C2 एक्सिस लगाता हूँ, यानी कि 180 का रोटेशन। कहाँ से? ऑक्सीजन में से मैंने एक्सिस लगाई, कार्बन में से होती हुई यहाँ नीचे से चली गई। कहाँ? ऑक्सीजन में से एक्सिस लगाई, कार्बन में से होती हुई नीचे से चली गई। 180 घुमाया मैंने, तो ये ऑक्सीजन वहीं का वहीं घूम गया, कार्बन भी वहीं का वहीं अपनी जगह। लेकिन C2 एक्सिस लगाने से ये मिथाइल घूमकर चला आता है राइट हैंड साइड वाला मिथाइल चला जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड वाला मिथाइल कहाँ चला जाता है दोस्त? लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता है। इन शॉर्ट, ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं ना। अब देखो, आपने इसको पहले नाम क्या दिया था? A। इसका सिग्नल का नाम दिया था A। तो ये घूमकर चला आया इधर, तो ये इसका नाम भी यह देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जो एक दूसरे के साथ रोटेशन हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यदि रोटेशन पॉसिबल है तो देखो भैया, मिथाइल की जगह ही मिथाइल आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि ये मिथाइल इधर है, घूमकर इधर चला गया, उधर चला गया, ऐसा नहीं।
मिथाइल की जगह ही मिथाइल आना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये दोनों प्रोटॉन, दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट है। और जब दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट हो जाए ना, दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट हो जाए, तब ये दोनों कॉमन सिग्नल देंगे भैया, कॉमन। इन शॉर्ट आपने यदि इसका नाम ए दिया है ना, तो इसका नाम भी ए ही देना पड़ेगा। तो इसका जनरल नाम क्या है, एसीटोन है। तो एसीटोन के कितने सिग्नल आते हैं एनएमआर में, सिर्फ एक सिग्नल आते हैं। ये 3 प्रोटॉन, ये 3 प्रोटॉन, 6 के 6 प्रोटॉन मिलकर सिर्फ एक सिग्नल देंगे। समझ रहे हो, यस और नो? यस। तो यहाँ पे लिखना, ये आपका सिग्नल एक ही आएगा। यहाँ पे कितने सिग्नल मिल जाएंगे, एक सिग्नल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3CN। CH3CN कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं भैया, 3 ही प्रोटॉन है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये मिथाइल के तीनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देते हैं, वो हमने आगे पढ़ लिया है, यस और नो? मिथाइल के तीनों प्रोटॉन सिर्फ एक सिग्नल देता है, वो आगे पढ़ लिया। यहाँ तो दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 1 सिग्नल। एसीटोनाइट्राइल में, एसीटोनाइट्राइल या तो मिथाइल साइनाइड, दोनों नेम बोल सकते हो, एसीटोनाइट्राइल या तो मिथाइल साइनाइड, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल एक आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो नंबर ऑफ सिग्नल के बारे में पहले तो ऐसा ही करना है, क्या करना है, जहां पे मिथाइल, यहां पे कुछ नहीं तो क्या होगा, मिथाइल, यहां पे भी कुछ नहीं तो क्या होगा, मिथाइल। मिथाइल दिखाई दे, उसको ए नंबर दे दे मेरे दोस्त, दे दिया, चलता जा आगे। ये तो तीनों के तीनों कॉमन सिग्नल देंगे, 3 मिथाइल में 3 प्रोटॉन, कॉमन सिग्नल, आगे चल। यहाँ पे प्रोटॉन है, नहीं है, तो उससे आगे चल। यहाँ पे आ गया है तेरा CH2, यहाँ पे क्या आया है, CH2। और जब जब मॉलिक्यूल में CH2 आए ना, जब भी CH2 आए मेरे दोस्त, एक ही बात याद रख, वो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन अप्लाई करके देख, क्या CH2 आपके किराल सेंटर के बगल में है या तो किराल सेंटर के पास में है, मॉलिक्यूल में कहीं किराल सेंटर है, नहीं है। इसका मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। दूसरी कंडीशन देखो, CH2 क्या विनाइलिक प्रोटॉन है, वो भी नहीं है। विनाइलिक प्रोटॉन तो डबल बॉन्ड पे प्रोटॉन होना चाहिए ना, वो भी नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी नहीं है। तीसरी कंडीशन देखो, क्या CH2 साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है, नहीं है। इसका मतलब वो 3 में से कोई भी कंडीशन नहीं है। तो मैंने आगे स्टेटमेंट लिखाया कि यदि मिथिलीन CH2 के दोनों प्रोटॉन जनरली कॉमन सिग्नल देते हैं, देखो ये CH3 है, ये CH2 है, यदि आपने इसको A बोला ना, तो ये सेम नहीं है भैया। ये मिथाइल और CH2 कभी थोड़ी ना सेम होते हैं, वो तो अलग ही होंगे। तो CH2 के यहाँ पे दोनों प्रोटॉन क्या एक सिग्नल देंगे या 2, एक ही सिग्नल देंगे, क्योंकि 3 कंडीशन नहीं है। यदि 3 कंडीशन नहीं है तो मिथिलीन के दोनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल देंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पे B लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, B लिखना पड़ेगा। ये दोनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल देंगे ना, वो बात पता चल गई, यस। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे भी कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन। अब देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल क्या सेम है, यस और नो? उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको, उसका एनवायरनमेंट। कैसे चेक करोगे, तो भैया ऐसे देखो ना, ये मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका एनवायरनमेंट याद रखो। ये मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ, CH2 के साथ जुड़ा हुआ। दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग, ये मिथाइल का एनवायरनमेंट कार्बोनाइल, ये मिथाइल का एनवायरनमेंट CH2, दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे आपको C सिग्नल मिल जाएगा, C। तो टोटल नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल में कितने सिग्नल आए, 3 सिग्नल आए। कितने सिग्नल मिले, 3। ये मिथाइल के तीनों प्रोटॉन का एक सिग्नल, ये CH2 का दूसरा सिग्नल, CH3 का तीसरा सिग्नल। और दूसरी मेथड, ये पहली मेथड एनवायरनमेंट चेक करके लिखी है आपने। दूसरी मेथड में क्या समझाता हूं, C2 एक्सिस लगा दो। C2 एक्सिस कहां से, C2 एक्सिस लगा दो। C2 एक्सिस लगाओगे ना, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो C2 एक्सिस, ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, CH2 है, ये CH2, और यहाँ पे क्या है समझना, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, CH3। ऐसा ही है ना, ये मिथाइल कार्बोनाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल है, समझ लेना ना। यहाँ पे क्या है, CH2 है, और CH2 से ऊपर ऐसे CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल।
अब C2 एक्सिस लगाओगे, कार्बोनाइल में से C2 एक्सिस लगाओ, चलो ऊपर से कार्बोनाइल में से C2 एक्सिस लगाओगे, C2 लगाओगे, ऑक्सीजन वहीं का वहीं, कार्बन भी घूम जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ ऐसे मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये मिथाइल जो है ना वो ऐसे घूमेगा, ये मिथाइल CH2 की जगह आ गया, CH2 कहाँ आया, मिथाइल की जगह, लेकिन यहाँ पे मिथाइल आ गया, एक मिथाइल यहाँ पे आएगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस नहीं है, तो C2 एक्सिस नहीं है तो यहाँ पे लिखना C2 एब्सेंट है। क्लियर? तो 1 2 3 तीन सिग्नल मिल गए, यस और नो? यस। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में देखते हैं। पहले तो काम कीजिए, पहले कुछ नहीं है तो मिथाइल को पकड़िए, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल, यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल है। अब पहला मिथाइल दिखाई देना, पहला मिथाइल, उसको आंख बंद कर दो दोस्त, पहले आंख बंद करके इसका नाम दे दीजिए ए, आंख बंद करके आपको उसका नाम दे देना है ए। दूसरा, यदि आपने ये मिथाइल का ए दिया है ना, आगे बढ़ो, प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन पे फोकस करो, यहाँ पे प्रोटॉन है नहीं है, आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या आया, CH2 है, यहाँ पे मेरे दोस्त क्या है, CH2 है। जब CH2 आए, एक ही कंडीशन, कौन सी, वो तीन कंडीशन अप्लाई कर दे। क्या CH2 कायरल सेंटर के बगल में है, नहीं है, कायरल सेंटर के पास में नहीं है। दूसरी कंडीशन अप्लाई कर, क्या है, CH2 विनाइलिक सिस्टम का हिस्सा है, वो भी नहीं है, तो sp3 कार्बन है। CH2 साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है, नो भैया, ये तो एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। इन शॉर्ट, तीन में से एक भी कंडीशन नहीं है, तब जाके आपका CH2, दोनों CH2 के दोनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल दे देंगे। इसका मतलब ये सिग्नल का नाम हो जाएगा B, ये सिग्नल का नाम हो गया है B। आगे बढ़ो, यहाँ पे प्रोटॉन है नहीं है, आगे बढ़ो, यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मिथाइल और ये मिथाइल क्या दोनों सेम है, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, उसका इन्वायरमेंट। कैसे चेक करोगे, ये मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोनाइल के साथ, यस और नो? ये मिथाइल मेरे दोस्त कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ, तो ये मिथाइल भी किसके साथ है, कार्बोनाइल के साथ तो है। सॉरी, ये मिथाइल कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मिथाइल भी कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये दोनों तो सेम हुए ना, ये दोनों क्या हुए, सेम हुए। अब जाके आगे बढ़ो, जब इन्वायरमेंट सेम आए तो आगे बढ़ो ना, यहाँ पे दोनों का कॉमन कौन है, CH2 है। इसका मतलब ये दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। दोनों का इन्वायरमेंट मेरे दोस्त सेम है। यदि दोनों का इन्वायरमेंट सेम है ना, तो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों कॉमन सिग्नल देंगे, दोनों कॉमन सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलते हैं, 2 सिग्नल मिलते हैं। टोटल नंबर ए, ये दोनों मिथाइल का एक सिग्नल, ये CH2 का एक सिग्नल, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मिलते हैं 2। कितने मिलते हैं, 2। क्लियर? चलो और दूसरी तरीके से बताओ, दूसरी मेथड समझाओ, यस और नो? यहाँ बीच में से आप C2 एक्सिस लगा देना, बीच में से C2 एक्सिस लगाना। कैसे लगानी है, बीच में से ऐसे, ये CH2 है ना, उसमें से, तो ये CH2 वहीं का वहीं घूम जाएगा। थोड़ा इमेजिनेशन करना, CH2 वहीं का वहीं घूम, कार्बोनाइल ये राइट वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बोनाइल घूमकर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। इन शॉर्ट ये 2 कार्बोनाइल है, ऐसे घूम जाएंगे, दोनों कार्बोनाइल ऐसे घूम जाएंगे। समझ आ रहा है, दोनों कार्बोनाइल ऐसे घूम जाएंगे। यदि ये कार्बोनाइल घूमकर इधर आता है, तो ये मिथाइल घूमकर इधर आएगा, ये मिथाइल घूमकर इधर जाएगा। दोनों मिथाइल भी क्या हो जाएंगे, ऐसे, ऐसे दोनों मिथाइल है ना, ऐसे है, ऐसे ही है ना। चलो ऐसे दोनों मिथाइल है, घूमकर ऐसे चले जाएंगे। इन शॉर्ट ये मिथाइल घूमकर ये जहाँ आ गया, ये मिथाइल घूमकर पीछे चला जाएगा। दोनों मिथाइल C2 से घूम रहे हैं, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों इक्विवेलेंट। तो टोटल सिग्नल कितने मिले दोस्त, 2 सिग्नल मिले। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। चल एक काम कर, वीडियो स्टॉप करके, पहला काम कर, ये वीडियो स्टॉप करके आपको लिखना है नंबर ऑफ सिग्नल। अब आपको थोड़ा बहुत पता है, अब मेरे साथ वीडियो स्टॉप करके पहले लिख लीजिए। क्लियर? वीडियो स्टॉप करके आपको लिखना है इसके नंबर ऑफ सिग्नल। पहला क्या करना है, मिथाइल दिखाई दे, यस, उसको नंबर ऑफ ए दे देना है, ये ए नाम का सिग्नल। आगे बढ़ो, यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, आगे बढ़ो,
यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो क्या दोनों सेम है या अलग अलग? तो भैया दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि यदि, और एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो गलती ना हो जाए आपकी, इसीलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटॉन, गलती ना हो जाए, इसलिए एग्जाम में नहीं लिखा होगा। एग्जाम में तो सिर्फ मैंने जो ड्रॉ किया था वही आएगा, वो एग्जाम में प्रोटॉन दिखाते नहीं है। तो या तो CH हो गया ना, तो इसका नाम तो आएगा B, क्योंकि ये CH3 का प्रोटॉन है, ये CH का, तो ये B। अब ये दोनों सिग्नल, ये दोनों मिथाइल के कॉमन सिग्नल मिलेंगे। यदि आपने इसको C बोला तो ये भी C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड रोटेट होता है। सिग्मा बॉन्ड CH क्या होता है, रोटेट। चलो ऐसा है ना, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। मैंने सिर्फ इतना पोर्शन कट किया हुआ है, इतना पोर्शन कट कर दिया। अब दोनों सेम क्यों आते हैं उसका रीजन समझाता हूँ, समझ। ये मिथाइल है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH के साथ, CH के साथ। यहाँ पे भले ना कार्बोनाइल है, यहाँ पे COS से जुड़ा हुआ है। सिर्फ ये देख, ये मिथाइल किसके साथ है, तो क्या भैया कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, CH के साथ ये मिथाइल जुड़ा हुआ। ये मिथाइल भी किसके साथ है, तो कि वही कार्बन के साथ। इन शॉर्ट, ये मिथाइल का इन्वायरमेंट और ये मिथाइल का इन्वायरमेंट दोनों तो सेम है, दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए ये दोनों मिथाइल कॉमन सिग्नल देते हैं, इसीलिए दोनों मिथाइल का इन्वायरमेंट सेम है, इसीलिए दोनों कॉमन सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलते हैं मेरे दोस्त, 3। एक सिग्नल ये वाले मिथाइल का, एक सिग्नल ये हाइड्रोजन का, और ये दोनों कॉमन सिग्नल, टोटल सिग्नल होते हैं 3। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लियर। चल देख नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे ये रहा। चलो वीडियो स्टॉप करके जाओ, देखो कुछ नहीं दिया है तो आपको मिथाइल समझना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो मिथाइल समझो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मिथाइल समझो, क्लियर। चलो पहले से शुरू करते हैं ना, स्टार्टिंग से। यहाँ पे मिथाइल में प्रोटॉन है, हाँ है, तो उसका नाम A दे दो। मिथाइल के तो तीनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल देते हैं, तो एक ही लिखना है। यहाँ पे क्या आया, CH2। जब CH2 आए, एक ही कंडीशन, क्या CH2 किराल सेंटर के पास है, नहीं है। देखो यहाँ पे किराल सेंटर कहीं पे भी नहीं है, किराल सेंटर के आस, ये मिथाइल किराल सेंटर नहीं, कार्बोनाइल भी किराल सेंटर नहीं, तो ये मिथिलीन यानी कि CH2 पहली कंडीशन कहती है किराल सेंटर के बगल में नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, विनाइलिक सिस्टम का हिस्सा, वो भी नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या है, साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है, वो भी नहीं है। यदि तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं है तो आपका मिथिलीन, ये जो CH2 है, वो कॉमन सिग्नल देगा, यानी कि यहाँ के दोनों प्रोटॉन सिर्फ एक ही सिग्नल देंगे, B आ गया। अभी मैंने आपको समझाया, समझाया कि ये मिथाइल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के साथ, ये मिथाइल भी उसी कार्बन के साथ है, तो इसको आपने C बोला है तो ये भी C होगा। लेकिन यहाँ पे दो दोस्त हाइड्रोजन है, तो इसका नाम आएगा D। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो गए यहाँ पे 4। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आए, 4 सिग्नल आए। क्यों, ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम नहीं है, वो तो अब आपको पता है। अरे वहां के ना बता दोस्त, यस, ये मिथाइल किसके पास है, CH2 के पास। इन शॉर्ट ये मिथाइल CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल, तो क्या भैया ये मिथाइल है वो CH के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे भी ये मिथाइल CH2 के साथ, ये मिथाइल CH के साथ। क्या ये दोनों CH2 और CH को क्या हम एक बोलते हैं, एक बोलते हैं क्या, बताओ ना। ये CH2 है और ये CH, दोनों एक है, नहीं है ना। तो दोनों का एनवायरनमेंट स्वाभाविक रूप से अलग हो गया है, तो दोनों ये मिथाइल और ये मिथाइल अलग अलग ही सिग्नल देंगे। लेकिन हाँ, ये दोनों मिथाइल सेम है। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला मिथाइल CH से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला मिथाइल भी CH से साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉमन, ये पैटर्न भी कॉमन। यदि ये दोनों का एनवायरनमेंट सेम है तो स्वाभाविक रूप से कॉमन सिग्नल देंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ रहा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करना है, मिथाइल। यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। एक काम करना, इसको होमवर्क में सॉल्व करना। नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलते हैं ना, होमवर्क में सॉल्व करना। क्लियर, होमवर्क में मुझे कमेंट कर देना है अभी के अभी। होमवर्क क्या, ये एक सिग्नल देख के मुझे कमेंट कर दीजिएगा नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं ये मॉलिक्यूल के। क्लियर, ये मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं कमेंट अवश्य करना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। ये रहा।
अब समझने वाली बात आई मेरे दोस्त, अब समझने वाली बात आई। अब देखो CH3 है ना, CH3 पहले तो मिथाइल है, इसको A नाम दे दो। दूसरा मिथाइल है, क्या उसका नाम क्या देना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा। चेको देखो ये मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। यस, तो ये मिथाइल भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम। इन्वायरमेंट कहाँ से डिसाइड किया जाएगा, यहाँ से। इसका इन्वायरमेंट ये रहा। इन शॉर्ट ये मिथाइल हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में है, ये मिथाइल भी हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में है। दोनों मिथाइल का इन्वायरमेंट सेम है। और यदि वैसे ना पता चले ना, वैसे पता ना चले ना, कोई बात नहीं, इधर ध्यान रखो ना, इधर ध्यान रखो। हम यहाँ बात करते हैं ये वाले मिथाइल के बारे में। चलो अभी मैं एक मॉडल बनाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्लियर? जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे मॉडल्स के साथ ही हम समझते हैं। चलो ये रहा आपका, यहाँ पे हम मॉडल से ही समझते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलो यहाँ पे ये दोनों, ये क्या है भैया, ये अरे यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल है। नीचे वाला क्या है, मिथाइल है। इन शॉर्ट ये दोनों, ये कार्बन पे दोनों क्या है, मिथाइल है। ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। समझ लेना, एक हाइड्रोजन, अरे दोनों हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दोनों मिथाइल। अब मैं रोटेशन आता हूँ, कहाँ से, मैं रोटेशन सिखाता हूँ, कैसे रोटेशन कैसे चेक करना है, सेम है या नॉन, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट। ऐसा है ना, फ्लैट है, देखो ऐसा फ्लैट है, दिखाई दे रहा है, यस और नो। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही प्लेन में है। ये रुक जा दोस्त, रुक तू। यस, यहाँ से ऐसा प्लेन लगाओगे ना, ऐसा प्लेन, सारे के सारे एटम क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब मैं समझाता हूँ, समझना। अब यहाँ ऊपर क्या है, मिथाइल, नीचे भी क्या है, मिथाइल। यहाँ ऊपर हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। मैं यहाँ से, यहाँ बीच में से ऐसे C2 एक्सिस घुमाता हूँ, ऐसे C2 एक्सिस तुम्हारे सामने से, आंख में से आई, आपके आंख में से C2 एक्सिस आई, ये कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन में से। इन शॉर्ट यहाँ से ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा दीजिए। तो इसको ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाना है। देखो तो ये दोनों येलो एटम कहाँ चले गए, दोनों येलो एटम नीचे, दोनों ग्रीन एटम ऊपर। इन शॉर्ट यहाँ पे मिथाइल था ना, ये मिथाइल कहाँ चला गया, नीचे, और ये मिथाइल ऊपर आ गया। ठीक वैसे ही दोनों को साथ में घुमा दो। दोनों को कहाँ घुमाना है, साथ में। दोनों को साथ में घुमाओगे ना तो ऊपर वाली वैलेंसी नीचे आएगी, दोनों ऊपर वाली दोनों वैलेंसी नीचे, नीचे वाली दोनों वैलेंसी ऊपर। कैसे? अभी एक काम करते हैं, इसका नाम मैं CH3 दे देता हूँ, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो देखो दोनों ब्लैक वाले ऊपर, दोनों व्हाइट वाले नीचे है। क्लियर? दोनों ब्लैक वाले ऊपर, दोनों व्हाइट वाले नीचे है। चलो यहाँ पे अब मैं घुमाता हूँ यहाँ से C2 एक्सिस, तो क्या होगा, तो कि भैया यहाँ पे ऊपर जो है वो रोटेशन करके नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे वैलेंसीज। तो यहाँ पे ब्लैक वाला रोटेशन करके आ गया है नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3। यहाँ पे ब्लैक वाला हाइड्रोजन रोटेशन करके आ गया है नीचे। यहाँ पे व्हाइट वाला कहाँ पे चला गया, CH3। और ये रोटेशन मैंने सिर्फ कलर चेंज इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि रोटेशन कैसे हुआ है। क्लियर? यहाँ से रोटेशन हुआ, ब्लैक वाला नीचे, व्हाइट वाला ऊपर, ये रहा। अब ब्लैक व्हाइट भूल जाओ, अब ब्लैक व्हाइट भूल जाओ। मिथाइल की जगह क्या मिथाइल आया, यस। यहाँ पे भी मिथाइल की जगह क्या आया, मिथाइल आया। यहाँ पे भी मिथाइल की जगह मिथाइल आया। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आया, यस। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ गई। तो ये मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हो, यस और नो, यस। अब मैं वही बात दोहराना चाहता हूं, कौन सी, पता चल गया ना रोटेशन कैसे हुआ, यस और नो, यस। रोटेशन यदि आपको पता चल गया है तो इसको हम निकाल देते हैं। अब आपने इसको क्या बोला था, ए सिग्नल, मिथाइल का ए सिग्नल। रोटेशन करवाया तो ये मिथाइल भी दोनों इक्विवेलेंट हो गए, तो इसको भी आपको ए ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो आपको कॉमन सिग्नल लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट है तो कॉमन सिग्नल। ठीक वैसे क्या मिथाइल और हाइड्रोजन का सिग्नल कॉमन आता है, अरे ना भाई ना,
मिथाइल और हाइड्रोजन का सिग्नल कॉमन नहीं आता है। दूसरी बात, ये CH2 है, देखो ये है क्या, विनाइलिक प्रोटॉन है, CH2 विनाइलिक प्रोटॉन है। विनाइलिक प्रोटॉन में ये दूसरी कंडीशन फॉलो करता है। कैसी दूसरी कंडीशन में क्या है कि भैया दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी ना, वहां पे हमने पर्टिकुलर लिखा है कि ये वैलेंसी और ये वैलेंसी दोनों अलग होनी चाहिए। यहाँ पे X ग्रुप, यहाँ पे Y ग्रुप, और X डज नॉट इक्वल टू Y है, तभी आपको दो सिग्नल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रोटॉन और ये मिथाइल, प्रोटॉन और मिथाइल, इन शॉर्ट 100 बात की एक बात करें तो ये प्रोटॉन और मिथाइल का एनवायरमेंट, ये प्रोटॉन है वो मिथाइल के एनवायरमेंट में, नीचे वाला प्रोटॉन भी मिथाइल के एनवायरमेंट में। अरे यहाँ दोनों प्रोटॉन, विनाइलिक प्रोटॉन कॉमन सिग्नल देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैलेंसी सेम है। यहाँ पे X इज इक्वल टू वाई है और वो हमने कंडीशन लिखी है X डज नॉट इक्वल टू वाई की है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसका नाम आपने B दिया तो ये भी कॉमन सिग्नल B ही आएगा। इन शॉर्ट टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपको यहाँ पे मिल गए 2। ये कॉम्प्लेक्स में, ये कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिले हैं? 2 सिग्नल मिले हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ रहा, ये रहा, ये है क्या, जो डायरेक्ट कंडीशन लेके ही समझाता हूँ। 2 है पहले तो दिखाई दे रहा है, यस। अब मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करके लिखता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये हमारी कंडीशन फॉलो करेगा, ये मैंने आपको लिखवाया था, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। X और Y डज नॉट इक्वल टू, दोनों एक जैसे नहीं है, हाँ नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल दोनों सेम नहीं है। यदि ये दोनों सेम नहीं है तब ये दोनों प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। यानी कि आपने HA बोला तो इसको कंपलसरी HB ही बोलना पड़ेगा। अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? आपने इसको HA, HB, ये HC हो गया तो इसको कंपलसरी HD ही बोलना पड़ेगा। ऐसा क्यों HD? क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन मिथाइल के पास है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास है। क्लियर सी बात है ना दोनों का? अरे वैसे भी हम देखो तो पता नहीं चलता, देखो आराम से देखो, इन्वायरमेंट एक जैसा लगना चाहिए। वो चाइनीज पीपल कैसे होते हैं, चाइनीज पीपल कैसे होते हैं, वो भले ना एक नहीं है लेकिन आप देखो ना भैया तो मोस्टली चाइनीज पीपल एक जैसे ही लगेंगे आपको। आप भूल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा है। चाइनीज पीपल को देखोगे तो वो सभी एक जैसे ही, वो गुजराती में बोलते हैं ना सिबली जैसा, सिबली क्या बोलते हैं, सिबली जैसे लगते हैं साले। सभी के सभी चाइनीज एक जैसे लगते हैं, ठीक वैसे ही ये दोनों आपको अलग अलग अभी देखने से अलग अलग दिखाई देगी क्योंकि ये हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में, यह हाइड्रोजन मिथाइल के एनवायरनमेंट में है, तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग हो गई है। क्लियर? ये कंडीशन फॉलो करते हैं हमारे। चलो तो ये बात हो गई। यहाँ नंबर ऑफ सिग्नल कितने आए? 4। प्रूफ कर दूं सिमेट्री से प्रूफ करते हैं, C2 एक्सिस लगा के। चलो हाइड्रोजन मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। C2 एक्सिस घुमाओगे ना, C2 एक्सिस, तो 2 लोग चेंज हो जाएंगे। आपने यहाँ से C2 एक्सिस लगा दी, यहाँ से ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे 2 वैलेंसी है ना, वो एक दूसरे के साथ मैच करेगी। ये हाइड्रोजन के हाइड्रोजन आएगा, लेकिन यहाँ ये C2 घुमाओगे तो पूरे मॉलिक्यूल घूमेगा ना, ऐसा तो नहीं कि एक कार्बन घूमेगा। C2 लगाने से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, तो ये मिथाइल हाइड्रोजन की जगह जाएगा, हाइड्रोजन मिथाइल की जगह जाएगा। इन शॉर्ट C2 एक्सिस एब्सेंट आएगी, C2 एब्सेंट आएगी। मैंने यहाँ पहले एग्जांपल में C2 लगाई थी, C2 प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि मिथाइल की जगह मिथाइल था, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन था, इसीलिए C2 प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन अलग अलग है और वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ से C2 एक्सिस नहीं लगा सकते। यदि C2 एक्सिस नहीं लगा सकते तो ये दोनों प्रोटॉन आपके लिए अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? चलो ये दोनों प्रोटॉन अलग अलग है, इसका मतलब ये टोटल कितने सिग्नल देंगे? 4 सिग्नल देंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ जाएंगे? 4 सिग्नल आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। एक काम करना, ये है ना भैया, ये आप मुझे व्हाट्सएप कमेंट कर देना, इसको आपको यूट्यूब में कमेंट कर देना है। अभी के अभी आपको इसकी कमेंट करनी है। क्लियर? अब काम करते हैं, यहाँ तक हम रखते हैं। बहुत सारे, ये देख लो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं।
लेकिन वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे जब कंटिन्यू करेंगे हम हमारा पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था। यदि किसी को दिक्कत है तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। दूसरी बात बता दूँ, अभी आपको थोड़ी देर बाद एक लेक्चर्स मिलेगा, एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो वो देख लेना। एप्लीकेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होगी। क्लियर? मिलते हैं अब हमारी एप्लीकेशंस में। और दूसरी बात बता दूं, यदि अभी भी किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है किसी ने, तो मेहरबानी करके रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा एप्लीकेशंस में। क्लियर? हमारी thephenol.com www.thephenol.com साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और दूसरी यदि कोई भी दिक्कत है तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो 9157707782 पे, 9157707782 पे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अब हमारी एप्लीकेशंस में। थैंक यू वेरी मच।